हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, आज हम साइमन कमीशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। साइमन कमीशन जिसका कि गठन 1927 में हुआ था, 1927 में किया गया था इस कमीशन का गठन। और इसके कारण क्या थे गठन करने के, और किस तरह से भारत में इसका विरोध किया गया, इस पर आज हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जितने भी वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं या भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें साइमन कमीशन से कुछ क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में आज देखेंगे कि क्या क्या इसके मेन मेन पॉइंट हैं, और किस तरह से इसका आगमन हुआ भारत में, और किस तरह से इसका विरोध किया गया, और बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ। साइमन कमीशन का गठन मार्च 1927 ईस्वी में लंदन में किया गया था। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम भी कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे क्लॉज थे, बहुत सारे प्रावधान थे। उसी में से एक प्रावधान ये भी था कि हर 10 साल पे, हर 10 ईयर पे इसका रिव्यू किया जाएगा कि ये एक्ट भारत में किस तरह से काम कर रहा है। तो इसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है वो 1919 में आया था, तो इस नाते 1920 में इसका गठन किया जाना चाहिए था। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में, यानी कि 2 साल पहले ही इस कमीशन का गठन कर दिया गया। इसके रीजन क्या थे, कारण क्या था कि इस कमीशन का गठन समय से 2 साल पहले कर दिया गया? उसके पीछे फ्रेंड्स सबसे मेन कारण ये था कि ब्रिटेन में जो उस समय थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। किसकी गवर्नमेंट थी? कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी। और उसके प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बेल्डविन इसके प्राइम मिनिस्टर थे। किस पार्टी के से बिलोंग करते थे? ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको ऐसा अंदेशा था कि जो अपकमिंग इलेक्शन है, यानी कि आने वाला जो चुनाव होने वाला है, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो सकती है। तो अपने इसी हार की डर से जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे स्टैनली बेल्डविन ने, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के रिव्यू के लिए जो एक कमीशन 1929 में बनाना था, उसे 1927 में ही गठन कर दिया। यानी कि 1927 में ही एक कमीशन का गठन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए, और वही कमीशन है वो साइमन कमीशन कहलाता है। साइमन कमीशन कहलाता है। अब इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, ये भी हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। और इसके मेंबर कौन कौन थे ये भी हम इसमें डिस्कशन करें। और साइमन कमीशन के गठन के समय, यानी कि जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे साइमन कमीशन के गठन के समय। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका बहुत विरोध किया गया था, यहाँ तक कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। इसका रीजन क्या था कि इसका सबसे मेन जो रीजन था, इसके आप मेंबर्स देखिए। इसके जो मेंबर थे, सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। ये मैंने इनकी सबकी फोटो भी लगा दी है ताकि आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, और इन्हीं जॉन साइमन के नाम पर, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, इसके चेयरमैन थे, इसलिए ये लीड कर रहे थे इस कमीशन को, इसलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। और अदर मेंबर थे इसके क्लेमेंट एटली थे, जो कि आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने 1945 से
1945 से 1951 तक ये लेबर पार्टी के थे, तो ये भी साइमन कमीशन के मेंबर थे। हैरी लेवी लॉसन, ये क्लीमेंट एटली हैं, ये हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वेमन हार्टस्ट्रॉम और जॉर्ज लेन फॉक्स और रोनाल्ड हॉवर्ड, ये 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में बनाया गया था उसकी रिव्यू के लिए गठित कमीशन के मेंबर्स थे। कौन कौन थे इसके मेंबर? सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष थे, क्लेमेंट एटली जो कि आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैटागन, वर्नॉन हार्टस्ट्रॉम और जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हॉवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कमीशन का गठन किया गया, यह भारत में जो संवैधानिक सुधारों के रिव्यू के लिए किया गया था, भारत सुधार अधिनियम के रिव्यू के लिए किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के रिव्यू के लिए किया गया था। और इसमें एक भी मेंबर, आप बताइए, आपको भारतीय नजर नहीं आएगा। भारत में ही संविधान का निर्माण करना है, भारत के लिए ही कमीशन का गठन करना है, इंडिया के लिए ही सब कुछ करना, और एक भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन में। इस वजह से भारत में, इंडिया में इसका बहुत विरोध किया गया। सबसे मुख्य कारण यही था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे इसके सदस्य, जिस वजह से साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध किया गया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? तो व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को ही कहा गया भारत में जब इसका विरोध किया जा रहा था तभी। और फिर क्या हुआ कि भारत में इसके विरोध का निर्णय लिया गया और इस लगभग सभी पार्टीज ने साइमन कमीशन का विरोध किया और उसके विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया था मद्रास में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ 1927 में। मद्रास अधिवेशन हुआ, उसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का, बाइकआउट करने का डिसीजन लिया गया था और जगह जगह इसके कमीशन के आगमन पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सभी ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और फिक्की ने भी विरोध किया था, जो कि भारत में जो बिजनेसमैन था उनका प्रतिनिधित्व करती थी, तो फिक्की ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। और लेकिन उन्हीं में से ये भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के एक नेता थे मोहम्मद सफ़ी, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? मुस्लिम लीग से थे और इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ऐसे तो मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन उनके सिर्फ एक मेंबर मोहम्मद सफ़ी ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि सही है, साइमन कमीशन भारत में आनी चाहिए। और साउथ इंडिया की एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, इसने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो ये दो थे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद सफ़ी और जस्टिस पार्टी, इन दोनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। बाकी सभी लोगों ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, फिक्की, सब ने इसका विरोध किया और अलग अलग जगहों पर विरोध का जो नेतृत्व है वो अलग अलग नेता कर रहे थे। जैसे अगर हम देखें लाहौर में विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है, तो लोगों के द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए थे। साइमन कमीशन सबसे पहले कब आया? 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा? बंबई में। तो लोगों के द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे कि साइमन आप वापस जाओ, हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। और जो
कांग्रेस, मुस्लिम लीग और विभिन्न पार्टीज ने साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया था, उसी के अकॉर्डिंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नेता विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे कि अगर हम देखें लाहौर, जो कि अभी अब पाकिस्तान में है, तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो जब लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसी समय वहां के जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट थे जेम्स स्कॉट, उन्होंने बहुत सारी लाठियां बरसाई थी लाला लाजपत राय पर, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सर पे बहुत गंभीर चोटें आई थी। उसके करीब 18 दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो लेकिन जब उन पर प्रहार किया गया तो लाला लाजपत राय ने उसी समय ये कह दिया था कि मेरी छाती पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। और आगे चलकर ये बात उनकी सही भी हुई थी। और अगर हम लखनऊ में देखें, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। गोविंद बल्लभ पंत और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। मद्रास, मद्रास दक्षिण भारत में टी प्रकाशन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर रखिएगा। टी प्रकाशन, मद्रास में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व टी प्रकाशन के द्वारा किया जा रहा था। और साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। एक तो 3 फरवरी 1928 को आया था और भारत के विभिन्न प्रांतों में ये विजिट किया था। और दूसरी बार 1929 में भारत आया था। और जब भी ये भारत आया, भारत में इसका पुरजोर विरोध किया गया। और विरोध प्रदर्शन के बावजूद जब भारत में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो भारत सचिव जो उस समय थे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया था कि आप इतना विरोध करते हो तो अपने दम पर भारत के लिए कानून का निर्माण करके दिखाओ, भारत के लिए संविधान का निर्माण करके दिखाओ, उसकी रूपरेखा यानी कि प्रारूप का ही निर्माण करके दिखाओ। तो भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और नेहरू समिति बनाई गई थी। नेहरू समिति बनाई गई थी और नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। विभिन्न मेंबर्स की समिति थी ये, और नेहरू रिपोर्ट लाया गया जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अस्वीकार कर दिया था। इस पर हम कभी बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट के क्या क्या पॉइंट्स थे। अभी हम साइमन कमीशन पर ही फोकस करते हैं। तो साइमन कमीशन ने 27 मई 27 मई 1930 को कमीशन ने फाइनली अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इतने पुरजोर विरोध के बावजूद 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। तो अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के आखिर रिकमेंडेशन क्या थे। जब 27 मई 1930 को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो इसके रिकमेंडेशन क्या थे। तो सबसे पहला जो इसका रिकमेंडेशन था कि दैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। इस कमीशन में कहा गया था कि द्वैत शासन जो अभी तक चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। सेकंड था विधानसभा का विस्तार किया जाए, विधानसभा का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। थर्ड पॉइंट थे कि देशी राज्यों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए, यानी कि जितने भी देशी राज्य थे, राजे रजवाड़े और जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे यानी कि ब्रिटेन के द्वारा गवर्न प्रांत थे, उनको मिलाकर भारत एक संघ बनाया जाए। संघ को बनाने के प्रावधान की बात की गई थी। और नेक्स्ट इसका जो रिकमेंडेशन था कि जो उच्च न्यायालय है उसको भारत सरकार के अधीन रखा जाए। उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार के अधीन रखने की बात की गई थी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर वर्मा को, जिससे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत से अलग भी किया गया। और साथ ही इसने ये भी रिकमेंड किया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है,
सांप्रदायिक निर्वाचन उसको बरकरार रखा जाए, यानी कि कम्युनल अवार्ड जो चल रहे थे भारत में, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो चल रही थी उसको बनाए रखने की रिकमेंडेशन इस कमीशन ने की थी। साथ ही कमीशन ने यह भी कहा था कि सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में स्थापित किया जाए। उड़ीसा जो कि बाद में बिहार, पहले बिहार और उड़ीसा एक ही स्टेट थे, बाद में बिहार से उसे अलग कर दिया गया, और सिंध, इन दो को एक अलग प्रांत बनाने की रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने की थी। और साथ ही ये भी कहा था कि भारत परिषद को अभी बनाए रखना जाए, लेकिन उसके अधिकारों में कमी की जाए। भारत परिषद जो हुआ करता था उसको यथावत रखा जाए, उसको खत्म ना किया जाए, लेकिन उसके अधिकारों को कम कर दिया जाए, यानी कि उसके जो राइट्स हैं उनको कम कर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो कमीशन थी इसने सारी रिपोर्ट दी, उस पर डिस्कशन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए थे, जिसमें फर्स्ट में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिर्फ उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो साइमन कमीशन जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे उस पर, और भारतीयों की अपनी जो नेहरू रिपोर्ट थी, दोनों को मिलाकर डिस्कशन किया गया था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी डिस्कशन के लिए महात्मा गांधी गए थे, उन्होंने अपने जो भी रिकमेंडेशंस थे वो रखे थे। और हम देखते हैं कि यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा था, आउटकम था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, जिसके सारे प्रावधान, मतलब मोस्टली जितने भी प्रावधान हैं हमारे संविधान में आज भी शामिल किए गए हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमीशन के आधार पर ही लाया गया था, जो आगे चलकर हमारे संविधान का भी आधार बना। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से साइमन कमीशन भारत आता है और इसका विरोध किया जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी के फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लिया था। और इसका आउटकम क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके जो सुझाव हैं उसमें डाले गए, और बाद में हमारे संविधान में भी बहुत सारे इसके पॉइंट्स को लिए गए। तो आई होप आपको साइमन कमीशन को समझने में आसानी हुई होगी। इसके मेंबर्स कौन कौन थे वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका विरोध क्यों किया गया ये भी क्लियर हो गया होगा, और इसका आउटकम क्या हुआ ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।